7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, और सुमित पीर जी जो हैं अभी लौटे हैं डूरंड लाइन से और डूरंड लाइन का पूरा इंस्पेक्शन कर लिया है, तो अभी इनसे बात करेंगे डूरंड लाइन की। तब तक आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, जयपुर डायलॉग्स और भारत विचार, और वीडियोस को लाइक करें। साथ में याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट अब तो मुश्किल से 4 हफ्ते भी नहीं रहे, एक महीना लगभग है, तो बस बहुत कम टाइम है। तो अब 1 महीने से कम समय रह गया है दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में। तो 96% तो आप लोगों ने क्राउड फंडिंग कंप्लीट कर दी है, तो 100% कर दीजिए भाई, 4% की कंजूसी क्यों। और 40 सीटें कुल बची हैं रजिस्ट्रेशन में, ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो और सुमित पीर जी आपके होंगे ही वहाँ पे, पीर जी से आप भेंट कर सकते हैं वहाँ। तो साहब आप डूरंड लाइन पे होके आए, वहाँ क्या देखा आपने? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम। भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करते हैं। देखिए, जहाँ गणेश जी की कृपा होती है, वहाँ सब कुशल मंगल होता है। अब बोलोगे डूरंड लाइन पे क्या कुशल मंगल हुआ? जब मैंने चक्कर काटा तो मुझे दिखा पाकिस्तानी फौज के लोग ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह मरे पड़े हैं। जैसे वो बरसात में कीड़े आते हैं ना सर, छोटे-छोटे। सुबह आप उठते तो वहाँ ढेरों में पड़े होते हैं वो कीड़े। वैसे मुझे पाकिस्तान की फौज दिखी, ढेरों में करमट मर पड़ी पड़ी है। और मुझे दिखा कि इनकी एक तोप भी ले ली है अफगानियों ने। मुझे ये भी दिखा कि 50 एक लोग तो मुझे मरे पड़े दिखे, पर मेरे को बड़ी निराशा हुई। मैं तो कम से कम 10 दर्जन की उम्मीद लेके चला था। 4 दर्जन में मेरा दिल नहीं भरा। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, फेज़ 1 है। 7 एक पोस्टों पे मुझे दिखा अफगानी भाइयों ने कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान की फौज धूम दबा के भाग रही है और मतलब हालत खराब है। मतलब पूरे हौसले उनके पस्त है। ये दिखा मुझे दिखा कि पाकिस्तान की फौज को उम्मीद नहीं थी ऐसा अटैक होगा। मुझे ये दिखा कि पाकिस्तान की फौज को जो कल मुत्तवी ने कहा था कि याद करना, अंग्रेज से पूछना, रूस से पूछना, अमेरिका से पूछना, नेटो से पूछना। मुझे लगता अगर इन्होंने उसकी बात सुन ली होती तो ये औकात में रहते। इन्होंने बात सुनी नहीं। बाकी ISPR झूठ बोल रहा, बाकी ISPR कहानियां गढ़ रहा है। और बाय द वे आपने ये भी सुना होगा संजय सर, ये इनका जो एक पुलिस डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, उस पे भी हमला हुआ था। उसकी ये बात गोल कर रहे थे। वहां भी उसमें कैजुअलिटीज, तो 50 पहले ही मर चुके हैं। हाँ उसमें कैजुअलिटीज काफी। वो ये अभी ISPR का एक ट्वीट आया था, वो कह रहे बस 6 लोग हताहत हुए, जख्मी हुए, मरा कोई नहीं। कह रहे 3 हिंदुस्तान सपोर्टेड वो जो थे अटैकर, उनको हमने मार दिया। पर आप भी जानते 50 की बात हुई। अगर अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहीं नंबर 100 को पार करता है। ये एक नंबर दोनों को 58 मिला। बताया जा रहा है कि 58 जो है वो रात में मरे हैं, और सर सवेरे हम उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे भारत ने युद्ध विराम कर दिया था, सवेरे उन्होंने कहा ठीक है हमारा काम पूरा हुआ, 13 लोग हमारे कब्जे में हैं, पाकिस्तानी, और अब फिलहाल हम आराम करते हैं। तो उन्होंने तो इन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया, इनके चैनल्स ने, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये तो ये आपको ये, ये पता तो है ये एशिया कैसे जीत गए? ये तो एशिया कप भी जीत गए थे ना, इसलिए तो ट्रॉफी लेके भाग गया था। जीते तो ये भी होते। ये तो जीतने में उम्मीद है सर। अगर दुनिया में टीवी न हो, ये तो हर वर्ल्ड कप जीत जाए। भला करे अगर टीवी ने तो हर चीज जाए। ये जीतते हर चीज है। ये हर मैच हर कप जीतते हैं। इनका वैसे ये जो तालिबानों ने कहा भाई ये तो हमारा ट्रेलर था, हमने तुम्हें ट्रेलर दिखाया, अगर फिर हमाकत की इससे बुरा हर्ष करेंगे। अब बात है ये पैजामा छाप आर्मी, मतलब अब दोनों अटैकों को आप जरा जोड़िए, दोनों अटैकों को करीब 100 से ज्यादा लोग तो मर गए। एक तोप इनकी कब्जे में ले ली, 7-8 पोस्ट ले लिए, 10-15 लोग उनके कब्जे में है।
उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, हाँ, उस दिन वाली बात है जिस दिन इन्होंने ये हमला किया था, उस दिन ये हरकतुल मुजाहिदीन ने इनके एक कैंप पे हमला किया, एक चौकी पे हमला किया, वहां भी तो 11 मरे थे। वो अगर आप जोड़ना चाहे तो मतलब लगभग जो अपना टारगेट था 10 दर्जन का, 10 दर्जन का, तो 10 दर्जन का लगभग टारगेट इन हमलों के लेके इनके फ्राइडे रात से लेके आज तक संडे रात है, तो 48 घंटों में करीब करीब 10 दर्जन का टारगेट पूरा होता है। और अगर आप पिछले 15 दिन का टारगेट देखें तो ये टारगेट करीब 20 दर्जन को पार कर जाता है, मतलब एक 20 दर्जन का आंकड़ा पार कर जाता है। तो ये है मुनीर के गाजी, ये मुनीर के गजनी, ये करेंगे गजवा हिंद, ये प्रोटेक्ट करेंगे सऊदियों को और चाइना को मिनरल दिलाएंगे और अमेरिका का तेल खोदेंगे। मतलब इनकी अपने पिछवाड़े में किसी ने वाट लगा दी, कह रहा है इनको पिछवाड़े में मार रहे काट रहे। अबे मुनीर, तेरे पिछवाड़े में आग लगी है, तू दूसरों को क्या बचाएगा? तू अपने सेना को बचा, अपने क्षेत्र में, अपनी गलियों में, अपने कोचों में तुम अपने सेना को नहीं बचा पा रहे, तुम दूसरों को क्या बचाओगे? मुझे लगता है इससे बड़ी जलालत किसी की नहीं हुई, इससे बड़ी हकारत किसी की नहीं हुई। और ये तो अफगानियों का ऑफेंसिव था ना, और पाकिस्तान तैयार था। संजय सर, पॉइंट यहाँ ये तैयार थे, इन्हें पता कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, और बेचारों के दिल पे छुरियां इसलिए चली कि मुत्तवी ने भारत की जमीन में दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान को धमकी दी। उम्मत की तो हाय ऐसे मतलब तेजाब डल गया कि ये कैसे हो गया, काफिरों के यहाँ बैठ के तू हमें धमकी दे रहा है। हमने तो कहा था मुसलमान बिरादरीन है, हमने तो कहा था हमने अफगानियों को शरण दी है, हमने तो कहा अफगानी हमारे मुसलमान भाई है, पर तुम काफिरों के यहाँ बैठ के हमें धमकी दे रहे हो और हमें कह रहे हो हमने रशिया का क्या किया, अमेरिका का क्या किया, नेटो का क्या किया। मतलब जो तुम हश्र काफिरों का करोगे तुम्हारा भी वही करोगे। मैंने कहा गलत कहा, उससे बुरा करेंगे, और ये देखो उससे बुरा हश्र किया। तो बेचारों की ऐसी तकलीफें हो रही है कि भाई ये क्या हो गया, ये भारत ने कैसे खेल घुमा लिया, जिसको हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे, हम इस्लामिक बरादर कहते थे। कल और इनके कल उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, वो देखा था आपने? जी जी जी, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब कि आपके शर्म नहीं आती आपको कि आप जो है वो पीओजे को, आज़ाद कश्मीर को जो है वो भारत का पार्ट बता रहे हो, ऐसे कैसे आप कर रहे हो? उनको बड़ा दुख हुआ, दिल में दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ, छुरियां चल गई सर, दिल पे तेजाब डल गए, और इनके ये भी तेजाब। बोला कि साहब हम तो एक उम्मत है साहब, हमारा हाँ, कलमा एक, हमारा नबी एक, हमारी किताब एक, हमारा अल्लाह एक, हमारी अजान एक, हमारा उठना बैठना एक, मुझे एक, बुरखा अलग अलग है। हाँ, बुरखा अलग अलग है और ख्याल भी अलग अलग है, और अंदर बुरखे के पीछे की स्टोरी भी बहुत अलग अलग है। खैर उसमें आज जाएंगे नहीं, पर ये तो ये इनको इनको बताओ पाकिस्तानियों को, बोलो तुम तो आज जाके चाइनीज जहाज लेके, देखिए यहाँ एक और चीज हमें समझ आ गई, जो कल स्टेटमेंट आया इसका मतलब है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ, पाकिस्तान में बिल्कुल हालत खराब है सर। जिस फौज के 10-15 दिनों में 250 लोग करीब मर गए हो इस क्षेत्र में, जिस फौज का सिपह सालार दुम दबा के बैठा है, जिस फौज में जहां रावलपिंडी में आपने इंटरनेट ब्लैकआउट कर लिया लबीक के चक्कर में, वो वहां आपको ठोक रहे हैं। यहाँ आपके जाफर एक्सप्रेस में बम फटता है, कहाँ? सिंध में। आपकी बार टेक्निकली वो सिंध का एरिया था। या बलोचिस्तान में आपके फौज को मारे, आपके सिंध में मारे, केपीके में मार रहे हैं, और लबीक वालों ने आपके डंडा कर रखा है, आपने इस इंटरनेट बंद कर रखा है, और वो आपके जिहादी कह रहे हैं हम अपने सिपह सालार से कहते हैं जाके जंग करो, हम आपके साथ हैं। और इन्होंने जो पीछे जो हरामखोरी वाला काम किया था पाकिस्तानियों ने, आपने तो देखा ही होगा सर, ये क्या कहते हैं लश्कर तैयबा और ये जो खुरासान वालों का टाइप करा रहे हैं कि भाई लश्कर तैयबा खुरासान वालों का टाइप करा के कैंप्स को ले नॉर्थ नियर अफगान बॉर्डर पीओजे से निकाल के, क्यों? वहां से फिर हम और बोल भाई हमारा टारगेट तो 3 है, एक बलोचों को मारना है तुमने, एक टीटीपी वालों को मारना है, अफगानिस्तान में को वालों को तंग करना, और फिर तुम्हें कश्मीर में आना है। और जो इनका वो है यलगा, जो इनका मैगजीन सा है आईएसकेपी का, वो तो बिल्कुल कहता है हम कश्मीर आएंगे। बाकी ये भूल गए थे जो कश्मीर आएगा उसकी कबर वहीं बनाएंगे, 3 फुट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। अब की बार गाड़ेंगे नहीं, वो इरादा कैंसिल कर दिया, सीधा फूक देंगे और जो भी बचा कुचा वो पास की नाली में डाल देंगे। वो तो खैर ये इनके इरादे हैं। और इन्होंने अमेरिका के कहने पे नॉर्दर्न अलायंस वालों को भी रीच आउट किया होगा, आईएसआई वालों ने, कि भाई कुछ करो, वगराम वगराम की पे नजर है, ट्रम्प की कुछ हिसाब किताब करा लो हमारे के साथ। तो ये जितनी ये हरकतें कर रहे थे उसका रिपरकशन है। जबकि तहरीके तालिबान को पाकिस्तान में किसने बसाया? इसके पुराने वाले आईएसआई चीफ ने।
याद कीजिए नदी मंजू में एक बार सुरमा लगा के और वो टोपी ऐसे करके और पठान बन के गया था वहां। और जब ये अफगानिस्तान जाते तब पठान बन के जाते हैं, और जब कहते हैं कि पठान आतंकवादी है तब अलग बात है। जब इनका सारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पठान चलाते, होटल पठान चलाते, जब मौका आता है फिर चाइनीज जहाजों से हमला करते हैं। पर एक और चीज आज पता लग गई, चाइना का जहाज कभी भी नहीं चलता। देखिए चाइना का जहाज जब भी इन्होंने यूज किया टारगेट हमेशा मिस हुआ है। जिस टारगेट को लेके टीटीपी के गए या तो साला जहाज उड़ता नहीं या वो मिसाइल नहीं चल रहा था तो फटती नहीं है, तीनों में से एक अच्छा, परिस्थिति। ये हाल तो तब है जब उधर ना तो कोई एयर डिफेंस है, ना कोई कुछ भी नहीं फाइटर है, एयरक्राफ्ट है। कुछ उन्होंने पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने उनके 6 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अब आप ये देखो, ये 60 वाला जो मामला है, वो इतने गहरे उनके दिलो दिमाग में चला गया है कि वो अफगानिस्तान के साथ भी 60 कर रहे हैं। सर जब मिशन फेल हो गया आपने इनका देखा, पहले इन्होंने कहा हमने जी वहां जाके कार्रवाई की, चाइनीज जहाज फिर फेल हो गए, मिसाइलें चली नहीं, या जब वापस आया तो तालिबानों ने कहा भाई हमने पता किया कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, फिर इन्होंने कहा नहीं जी हमने किया ही नहीं, उससे पहले बोल चुके थे हमने 6 जहाज गिरा दिए। आप सोचिए इनके पास जहाज किस लेवल के, इनके पायलट किस लेवल के। पाकिस्तान में आपको पता होगा स्कैम हुआ था सर, साल 1.5 साल पहले, जब इन्होंने ये क्या करते थे, घर में ही लाइसेंस छाप देते थे और जहाज उड़ाना चालू करते थे। जब यूरोप को पता लग गया कि वहां घर में लाइसेंस से छपती है, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान एयरलाइन का यहाँ आना बंद करो, ये यूरोप के लिए सेफ्टी हैजर्ड है। क्योंकि मतलब पता लगा अभी वो टेम्पो चला रहा था, कल सुबह टोपी लगा के जहाज चला रहा सलीम भाई, बस दाढ़ी मूछ मुड़वा के जहाज चला रहे सलीम भाई। कह रहा सलीम भाई को बोलो टेम्पो चलाए, ऑटो चलाए, ये जहाज वाज पे ना चलाए। तो ठीक उसी तरह से आप देखिए इनकी लेवल की ट्रेनिंग और इनके चाइनीज जहाज क्या है। उस दिन बेचारे वो पश्तूनों के गांव पे इन्होंने बमबारी करके 20-30 लोग मारे, पर जो टारगेट ही एलिमिनेट करने गए थे पूरा एयरफोर्स पाकिस्तान का, उसका तो कुछ हुआ नहीं। और आने के बाद करीब करीब आपके 100-125 लोग उन्होंने ऊपर भेज दिए, जहन्नम भेज दिए। ये एक वास्तविकता है। तो चाइनीज जहाज फिर पिट गए इनके इनके मतलब इनको एक बात तो समझना चाहिए ना, हमारी औकात कितनी है, हमें करना क्या चाहिए। पर अब की बार अच्छा मैं एक चीज से बड़ा अच्छा खुश हूं, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चाइना ने अपना सीपेक घुमाने की कोशिश की थी, फिलहाल ये गया तेल देने। आप देखा कल मुत्तवी क्या कह रहा था, मुत्तवी कह रहा था भाई आप आके वहां माइनिंग करो, अगर मिनरल्स है वगैरह आप निकालो, हम तो पाकिस्तान से कहते हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू ओपन करो ताकि हम भारत के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और भारत की अफगानिस्तान की जमीन कभी भी भारत के अगेंस्ट हम यूज करने नहीं देंगे किसी को भी। अगर ये स्टेटमेंट आता तो पाकिस्तान के तो वैसे ही दिल पे छुरियां चल गई। आपने इनके वो जो अनपढ़ मुल्ला आता है जनरल, उसका स्टेटमेंट देखा ना आपने, कह रहा जी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है और ट्रेनिंग कैंप जो है अफगानिस्तान में चल रहे हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान चल रहे, उनको भारत चला रहा। मैंने कहा अबे कल को तेरे यहाँ कुछ गुड न्यूज आई, ये मत बोलना भारत से कोई आया था, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतना ही बस बाकी रह गया, अगली बार जब नाता पोती होगा वो पूछना भारत से कौन आया था। अबे भारत से कोई नहीं आया था, हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कामों में। मतलब कुछ भी हो भारत का, मतलब अफगानिस्तान में तुम्हारे उम्मा का बरादर अफगानिस्तान, वहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे, ट्रेनिंग कैंप चल रहे अगेंस्ट पाकिस्तान और उनको चला रहा भारत। वहां यार मतलब हद ही हो गई तुम्हारी, तो मतलब जाहिल बनेगी। और हर रोज हिंदुस्तान का फितना, हिंदुस्तान का फितना, हिंदुस्तान के ये दो की दो तरह साजिश। के फितने हैं, फितनाए हिंदुस्तान और फितनाए खवारिज। बलूचिस्तान में है फितनाए हिंदुस्तान और केपी में है फितनाए फितना खवारिज। तो ये कि तो इन फितरों में क्या डिफरेंस है यार, दोनों हिंदुस्तान का फितना। अब देखिए हमने जब अब से आप ये बताइए, वो बनियान मरसूस जो था, हम्म, आपने पता है इन्होंने उसका नाम बदल दिया। अब क्या हो गया, हम्म अब क्या कर दिया। उसको कुछ इस तरह से कर दिया, जंगे हक या इस तरह का कुछ आसान सा। अच्छा मतलब उसको क्योंकि पाकिस्तान 99% पाकिस्तान उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता था। वो उसको बनियान महसूस मनहूस कहने लगे। सर मनहूसियत ही आई जब से वो ऑपरेशन किया है। मुझे बताइए इनका कल परसों या 5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इनकी अब की बार यहाँ केपीके में हुई है, बलूचिस्तान से भी ज्यादा हुई है। और इन्होंने खुद कल परसों इनके मिलिट्री में से किसी ने स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है कि भाई अब की बार वी हैव लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स इन केपीके। थाउजेंड्स में नंबर है, तो खुद कह रहे थाउजेंड्स वी हैव लॉस्ट इन केपीके। ये तो भाई वो बनियान महसूस मकसूद जो भी लगाया था, वो तो लोग तो मजाक बनाएंगे ना उसका, तो इसलिए उन्होंने कहा जंग करेंगे। अब ऐसे में ये मुल्ला मुनीर गायब है, मुल्ला मुनीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि उस पर तो सब लोगों का डंडा आ रहा है ना। अमेरिका का वो काम करके नहीं दे पा रहा, चीनियों से वो पैसे नहीं ला के दे पा रहा, लबीक ने उसकी लगा रखी है, या यहाँ बलोचिस्तान में, सिंध में, केपीके में, हर जगह से पिट रहा। अब बचा था अफगानिस्तान, उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया।
तो अब सोचो एक आदमी हो जिसके 8-8 फ्रंट खुले हो और यहाँ इमरान खान वेट कर रहा है कि कब ये थोड़ा ढीला पड़े, हम जरा हरकत में आ जाए। तो 8-9 तरफ से घिल रहा है मुल्ला मसूद, मुल्ला क्या नाम है उसका, मुनीर। और मुनीर ये किसी काम का नहीं रहा। मैं तो इसको कह रहा था, मुनीर देख तेरे पास दो ऑप्शन है, एक है बाजवा मॉडल। बाजवा मॉडल है कि खाओ पियो खिसको ऐसे कट लो। दूसरा है जियाउल हक मॉडल, लेट के निकलो, पता लगा तेरे में किसी ने फटने वाले आम रख दिए। अगर अभी निकलेगा तो उस मॉडल पे निकलेगा, कौन से, बाजवा के मॉडल पे, खाएगा पिएगा दो टांगों पे निकलेगा। कुछ देर पाकिस्तान में और रहा तो फिर एकदम लेट के जाएगा। आप समझते ना सर, जब फटने वाले आम कोई रख देगा, फटने वाले सेब रख देगा, फिर तो लेट के ही जाता ना आदमी। तो अभी तो भाई दो ही मॉडल है पाकिस्तान में एग्जिट के, या तो बाजवा मॉडल है, समझदार बाजवा मॉडल पे निकल जाते हैं, और जो बेवकूफ ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं वो जिया मॉडल पे निकलते हैं लेट के। तो मियां मुनीर अब भी मौका है, चल के निकल लो। लेट के निकलने का समय बहुत जल्दी आने वाला है तुम्हारा, क्योंकि जो तुम्हारे दुश्मनों की फेहरिस्त बढ़ गई है। जो तूने सबसे बड़ा कांड किया है आईएसकेपी का, लश्कर तोयबा के साथ टाई अप करा के, जो तूने दूसरा कांड किया अमेरिका के कहने पे, तो नॉर्दर्न एलायंस तक अपने घोड़े दौड़ा रहा है कि भाई बगरा वगरा में कुछ मदद कर सकते हो, ट्रंप पैसे देने को तैयार है। ये तो फंडामेंटली अगेंस्ट गया ना, ये तो इंडिया के अगेंस्ट भी है, ये रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी है, और ये हरे के तालिबान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी है। अगर तू ऐसे काम करेगा भाई, तेरे का तेरा ठुकना तो मतलब बट नेचुरल सी बात है, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये इनको क्या होता है ना सर, ये औकात से ज्यादा काम करने लगते हैं, औकात से ज्यादा फैलने लगते हैं। पाकिस्तानियों की तकलीफ ही है औकात से ज्यादा फैलना। और वो उसने 50 रन बना लिए, उसने बैट को AK-47 बना दिया, AK-47। तो मतलब खून में मतलब औकात से ज्यादा फैलना। अबे तू एक बाप की औलाद है, AK-47 लेके आ जाना बॉर्डर तक। मैं तो कई बार इन्विटेशन दे चुका हूँ उससे। मैं कहा तू अगर तेरा बाप असली है, तू बस एक बार AK-47 लेके बॉर्डर तक आ जाए। मैं तो टीवी पे भी बोल दिया, मैं कहा भाई गॉड वापस नहीं जाने देंगे तुझे, एक बार आ जा, वापस नहीं जाएगा, तेरी हसरत वहीं पूरा कर देंगे। पर ये अगर ये बैट लेके आएगा तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, असली वाली लेके आ जा। तो जिसको जहादी बनना है, जिसको जन्नत जाना, तो आ जाओ ना यार, बॉर्डर पे आ जाओ एक लेके। मिलती तो वहां खूब है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं मिलती नहीं है, खूब मिलती, आ जाओ, देखते तुम में कितना दम है। पाकिस्तानियों की औकात यही है कि वो ज्यादा फूलते हैं, ये भोंकते ज्यादा है, काटते कम है। ये भोंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। बस ये है कि अभी इनको थोड़ा नजला हो गया था कि क्या ट्रम्प के साथ एक दो लंच वंच कर लिए। आप देखिए पीछे ट्रम्प को पसली पोर्ट दे रहा था। अब एक बात बताओ सर, ग्वादर पोर्ट यहाँ है, उसके 70 किलोमीटर आगे पसरी में पोर्ट बना। ग्वादर दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज्ड पोर्ट है, सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का नंबर 1। उसके बाजू में पसनी पोर्ट बनेगा, क्यों? तो यहाँ तुम्हारे मिनरल निकलेंगे और फिर तुम यहाँ से शिप करोगे। एक बात बताओ, जब तुम्हारा 70 किलोमीटर से 70 किलोमीटर आगे पीछे दुनिया में कौन पोर्ट बनाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारा दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट वहां पड़ा है, तुम नया पोर्ट क्यों बनाओगे? तीसरी बात, नया पोर्ट क्या कल बनेगा? तुमने क्या मिलियंस ऑफ टन्स निकाल दिए मिनरल के, जो वो पोर्ट हैंडल नहीं कर पा रहा, चौथा दूसरा पोर्ट बनाना पड़ेगा। और वहां क्यों कहानी, वहां से 100 किलोमीटर दूर ईरान है। बेसिकली आइडिया था कि वो ग्वादर तो मैंने चीनियों को बेच दिया, ये मैं अमेरिका को बेच दूंगा। रिकोटेक मैंने वो जो यूके और कनाडा की जॉइंट वेंचर कंपनी है उसको दे दिया, दूसरी मैंने चीनियों को बेच दी, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को लॉलीपॉप दे दिया। और ईरान का घेराव, ईरान को घेराव करने का ऑप्शन पसनी से, ये मैं अमेरिका को राइट भेजूंगा। मतलब आज वो ऐसा है कि मतलब पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहा है कि टोपी इसको बेच दूं, चप्पल इसको बेच दूं, जूता इसको बेच दूं, जो आके पैसे दे उसको बेच दूं। अब ये तो वहां नजारे हो रहे हैं, ये तो वहां ड्रामेबाजी हो रही है। और पर सवाल मुल्ला मुनीर ये भूल गया कि भैया अगर कोई भी तेरे देश में आएगा, क्यों आएगा? जो आर्मी अपने आप को नहीं बचा पा रही, जो आदमी खुद को नहीं बचा पा रही, तो लोगों को क्या बचाएगा? आज तुझे तालिबानियों ने तेरी औकात गिरा दी। और ये जो सीपेक था, जो अफगानिस्तान के थ्रू जाना था पाकिस्तान, ये डिसमेंटल हो गया। मैं इस पर बड़ा खुश हूँ, क्योंकि अब तालिबानी भाइयों से जरा निवेदन है, जिंजियान की तरफ भी अपनी नजर घुमाएं। वहां भी बड़ा अत्याचार हो रहा मुसलमानों के प्रति, आपको उस पर जरा बोलना चाहिए और उस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए सर, अगर आप पीछे की 10 दिन की डेवलपमेंट देखिए, 7 दिन की, रशिया इज बैक इनटू बिजनेस। रशिया बहुत एक्टिव हो गया है अफगानिस्तान को लेकर। लावरोफ ने तो मीटिंग भी बुलाई थी और हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी वहां बैठा था। हम एक्टिव हो गए हैं, राइट? तालिबान इज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस खुरासान वगैरह वाला लफड़ा। अमेरिका उसमें घुसना चाहता है, वॉन्ट्स टू एंटर अगेन। हम मतलब इंडिया, चाइना, अमेरिका एंड रशिया ऑल वांट टू एंटर अफगानिस्तान। प्लस आपका ISI वहां पे ऑलरेडी है। फिर अंदर दो फैक्शंस, एक हकानीस
OISI, फिर ये कंधारीज। तो यहाँ पूरा अभी जियोपॉलिटिकल प्ले बन रहा है और नॉर्दर्न अलायंस अब भी जिंदा है, खत्म नहीं हुई। नॉर्दर्न अलायंस इज स्टिल अ पोटेंट फोर्स। तो अब यहाँ देखना है कि हम, अगर आप हमारी स्ट्रेटजी देखें, हम रशिया के साथ मिलके बहुत टेंडमली, बहुत शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं ताकि हम अमेरिका और चाइना के इंटरेस्ट को बाहर रखें। बाकी चीनी तो बिजनेसमैन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता तो में कौन बैठा है, चीनियों ने जो तो बात हाथ मिला लिया ना आपसे। अब ये उन्हें चीनियों ने क्या जो पता। रेयर अर्थ में जो पिटाई की है अमेरिका की, उससे तो भारत को फायदा है। और भारत से साथ में उन्होंने कहा कि साहब आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें केवल 2 कमिटमेंट दे दीजिए। नंबर 1 कि हम जो आपको रेयर अर्थ देंगे वो अमेरिका में रीसेल नहीं होगा। हम्म, इसमें भारत को क्या परेशानी है? बिल्कुल नहीं होगा। हमें क्या हुँ। जरूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपको रेयर अर्थ्स देंगे, उसको आप डिफेंस में यूज़ नहीं करेंगे। इसमें भी क्या दिक्कत है? हम अपना वाला बचा के रख लेंगे डिफेंस के लिए और इनका वाला जो है वो बाकी में यूज़ कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? सर अमेरिका भाई जो ये चीनी हमें तो चाहिए ना भाई, चिप्स के लिए चाहिए, हमें ऑटोमोबाइल्स के लिए चाहिए, उसमें चाइना का यूज़ कर लेंगे। जो हमारा वाला है वो हम उसको डिफेंस अपनी में जगह यूज़ कर यूज, लेंगे। जहाँ यूज करना। जहाँ और यूज़ कर लेंगे। ये देखिए ना, चाइना ने तो दोहरी मार मारी ट्रम्प को। एक तो देखिए, जब उन्होंने रेयर अर्थ खोल दिया, उन्होंने उस पर लाइसेंस कर दी। अब आप क्या है कि अब आप अप्लाई करोगे तो वो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी। आपको कितना, जैसे मान लीजिए आपने 100 टन मांगा, आपको लाइसेंस मिला 20 टन का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, पर करूंगा, आप डिमांड भेजो जी। आपने डिमांड भेजी 100 टन, नहीं भाई साहब 20 टन ही भेज सकता हूँ, बाकी ना मेरे यहाँ बहुत दिक्कत चल रही है। तो इन अ वे इनडायरेक्ट तरीका उन्होंने अपनाया था रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करने का। ये तो मैं 3 महीने पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। अमेरिका, चाइना लाइसेंस लाया, लाइसेंस में वो तकलीफ में लाएगा लोगों को, वो लाया पहली बात। और जो नहीं, नहीं चाइना उसका ने, वैसे वो अमेरिका ने भी उसका इलाज निकाल लिया है। वो 2-4 ब्रीफकेस मँगा रहे हैं पाकिस्तान से। अच्छा, वो मुनीर लेके आ रहा पर्सनली डब्बे, ये लो सर, पान पान का डब्बा खोलेगा, ये लो, ये लाया है। और ये देखिए आप, जो चाइना ने एक और काम किया सर, ये जो ट्रम्प की कॉन्स्टिट्यूंसी थी सोया वाली, जो सोया लेना बंद कर दिया इनसे, ट्रम्प के जो मागा वाले लोग हैं 4-5 स्टेटों में हिले पड़े सोया फार्मर कि भैया हमारा सोया खरीदेगा कौन। तो ये तो चीनियों ने इसको जरा हटकाया। अब कह रहा चाइना पे 100% टैरिफ लगाऊंगा, ये लगा। और जब ये उसने खबर आई परसों सर, आपने देखा होगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट से $1.65 ट्रिलियन उसी दिन उड़ गया, सेम नाइट। $1.65 ट्रिलियन का चपत उसी दिन लग गई अमेरिका को। तो ये ट्रम्प को जरा बता दे उसकी ये नीति। और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट वाला एकॉर्ड वकॉर्ड तो खैर तेल लेने गए, ये तो हवा में उड़ ही गया, वो तो अलग बात है। अरे भाई लोग पूछ रहे हैं सऊदी से कि भाई ये अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, अब तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो उसने जो है स्टेटमेंट कर दिया कि आप लोग कृपया लड़े झगड़े नहीं लीजिए। क्या किया देखिए, जाए? अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वैलिड, भाई अगर सऊदियों, अब पाकिस्तान पे हमला हो गया तो सऊदियों को तो आना चाहिए। वॉर ऑन वन इज वॉर ऑन अदर्स। वो तो इनफैक्ट वो तो सऊदी, ईरान और कतर तो कह रहा कि आप संयम बरतें, आप डेस्केलेट करो। जबकि तालिबान ने तो खुद बोल दिया, बोला भाई आज की हमारी कार्रवाई खत्म है, अगर फिर हमारी सॉवरेंटी वायलेट की, हमें छेड़ा, फिर आके और ठोकेंगे, इससे ज्यादा ठोकेंगे। तो सऊदियों को तो जहाज भेजने चाहिए, सऊदियों को तो आना चाहिए ऊंट पे बैठ के लड़ने पठानों से। ये तो गलत बात है वैसे। मतलब पाकिस्तान मरे तो हम लड़ने नहीं आएंगे, पाकिस्तान की पिटाई करो तो हम लड़ने नहीं आएंगे, ये बहुत गलत बात। सऊदियों को आना चाहिए, हम गलत ये बात मानते है। हैं। ये हम सऊदियों को बहुत, आना चाहिए। सऊदियों को ऊंट आना चाहिए, सऊदियों को अपनी फ़ौज भेजनी चाहिए और सऊदियों को अपने फाइटर भेजने चाहिए। अच्छा अगर तुम और पाकिस्तान को नहीं भेजते तो अफ़गानिस्तान को ही भेज दो यार, बिरादर मुल्क है। ऊंट भेजने चाहिए सर, ऊंट पे आ जाए, ऊंट पे लड़ाई अच्छी होगी ना शायद। तो सोचिए अफगानिस्तान में ऊंट पे कैसे लड़ाई होगी, मजा आ जाएगा। आ जाओ भाई, अपने ऊंट ऊंट लेके आ जाओ, देखो क्या लड़ते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये इनकी आपने हिपोक्रेसी। आपको एक बात और बताऊँ मैं आपको, ये जो कल जो फ्रंट खोला है ना जी। अफ़गानियों ने, उन्होंने ऊपर जो इनकी जो सबसे ऊपर जो प्रोविंस है ना आपके बादशाह है, फिर नूरिस्तान है, वहाँ तो खैर हमारे भाई लोग हैं ही नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट। तो उसके बाद आप देखिए कुनार, नंगरहार, ये नंगरहार जिसमें जलालाबाद आता है, फिर पख्तिया खोस्त, पख्तिका, जाबुल, कंधार, हेलमांड, यहाँ तक पूरा बलोचिस्तान से लेके और ऊपर ऊपर तक सारा इन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, व्हाट हैज हिट देम।
सर पाकिस्तान के अगर आप इन क्षेत्रों में देखोगे, पाकिस्तान की चौकियां पे पाकिस्तान के फौजी को वक्त रहते चौकी डेजर्ट करनी चाहिए, उसे चौकी छोड़ के भागना चाहिए, क्योंकि देखो रहेगा 100% मरेगा, अगर भागेगा जिंदा तो बच सकता कम से तो कम। वो आए नहीं, आपने देखी नहीं वीडियो जिसमें वो पाकिस्तानी भागते हुए दिखाए जा रहे हैं? और एक वीडियो वो भी आई है जिसमें वो उनका जो है वो चौकी पे कब्जा करके और उनका सारा असलहा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानियों को सिर्फ चड्डी में, देखो ये रूल होना चाहिए, जो भी चौकी छोड़ के भागे केवल चड्डी में भागे। मैं अफगान भाइयों से निवेदन करूंगा, भाई जो चड्डी में भाग रहा हो उसे छोड़ दो, केवल चड्डी में भाग जाए, वो चौकी छोड़ के, वर्दी वर्दी सब असला वसला छोड़ के चड्डी में भागना चाहिए। तो इसका हम नया रखेंगे चड्डी गैंग फिर नाम। तो इनको जो पाकिस्तान के गाजी, इनको चड्डी गैंग में कन्वर्ट करना चाहिए। पर अफगान भाइयों से निवेदन होगा, जो चड्डी में भाग रहा हो उसकी पीठ पे गोली मत मार दो, उसको भागने दो, उसका वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर जरूर लगाना, ताकि एंटरटेनमेंट हो लोगों का। और ये हम वीडियो भेजेंगे ट्रंप को, ये भेजेंगे सऊदियों को, ये भेजेंगे चीनियों को, ये देखो ये तुम्हारे जाबाज हैं, ये तुम्हें बचाएंगे, ये तुम्हारे रक्षक है, जो चड्डी गैंग बन गई है, जो चड्डी में भाग रही है। तो ये तो भेजना चाहिए ना। और ये मुस्लिम नेटो वालों को भी एक फोटो भेज दो। मेरा तो मन है जब ये यहाँ अगली बार यहाँ मुस्लिम नेटो की मीटिंग हो रही है, वहां ये चड्डी गैंग की एक फोटो लगा दी जाए, भाई ये है पाकिस्तान, ये तुम्हें बचाएंगे, ये तुम्हें बचाएंगे दुनिया से, ये तुम्हें बचाएंगे नेटो से। तो जरा इनकी फोटो लगाई जाए। मतलब ओवरऑल देखिए सर, पाकिस्तान का सिपाही तो बेचारा ऐसे भी मरा वैसे भी मरा, अब बेचारा भागे ना गया तो करेगा क्या, तनख्वाह तो मिलती नहीं उसको। अब उसे ये बताइए, मुनीर मुनीर भोंक रहा आज, साल 2 साल बाद ये खत्म हो जाना है, निकल जाना, या तो चल के निकलेगा या लेट के निकलेगा, निकलेगा तो ये भी ना सीन से, कौन बचा पाकिस्तान। तो ये सबको पता है कि भाई जब तक जान है जहान है, और बीबी बच्चे कल को भूखे मरते, पेंशन मिलती नहीं पाकिस्तान में, तो क्या क्या करेगा ये मुल्क। और ये रेयर अर्थ वेयर अर्थ पाकिस्तानियों कुछ नहीं है, ये 15 ट्रिलियन विलियन कुछ नहीं है तुम्हारी जमीन के नीचे, ये सब शगुफा है, ये सब है अमेरिका का पैसा वापस लाने की कवायद। ये जो पसनी में पोर्ट वगैरह था, 10-20 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश थी, ताकि 2-5 बिलियन डॉलर आ जाए, अमेरिका क्रिप्टोज के थ्रू पैसा वापस चला जाए डोनाल्ड ट्रंप के पास, कुछ यहाँ खा बढ़ जाए, 2-4 मतलब वो क्या कहते हैं वो 100-200-500 लेबर लगा के वहां कुछ खुदाई उदाई चालू कर देंगे, कुछ ईंट गारा डाल देंगे, पोर्ट वोट कभी नहीं बनना ना कुछ होना है। बट हाँ, पैसा आएगा वापस से अमेरिका चला जाएगा क्रिप्टोज के थ्रू, ये जरूर व्यवस्था है। कहानी तुम्हारी यही है पाकिस्तानियों, स्टोरी ये है। बट अब तुमने बहुत लोगों से, तुम्हारे मुनीर ने पंगा ले लिया। मुनीर के पहले का पाकिस्तान, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम थी हिंदुस्तान से, मोर ओवर तुम ठीक थे। मुनीर के आने के बाद बलूचिस्तान में तुम मर रहे हो, केपीके में तुम मर रहे हो, ठीक है, केपीके में तुम मर रहे हो, यहाँ हिंदुस्तान से तुम्हारा पंगा, अफगानों से तुम्हारा पंगा, चीनियों का तुम काम नहीं कर पा रहे, अमेरिका तुम्हारे पीछे लगा है, और ये टीटीपी वाले तुम्हें ठोक रहे, ब्रास तुम्हें ठोक रहा है। अब एक नया क्या है, रिपब्लिक, ये बलोचिस्तान में कोई नया ग्रुप आया ना, एक क्या है, बलोच रिपब्लिक ग्रुप, बलोचिस्तान बलोच रिपब्लिक ग्रुप, उसने अभी तुम्हारे लोग मार दिए, जिसने जाफर एक्सप्रेस में ट्रेन डब्बल लगाया। तो इसके अलावा लबीक तुम्हें ठोक रहा है। तो अच्छा, ये एक और आपने नोट की, इस बार जो जाफर एक्सप्रेस जो इस बार डिरेल की, वो उन्होंने सिंध में डिरेल की। हाँ सर, सुल्तान कोट नाम का जो स्टेशन है जिसके पास में डिरेल हुई है, वो शिकारपुर और जकोबाबाद के बीच में है, जकोबाबाद से पहले। करेक्ट सर, करेक्ट सर। बलूचिस्तान तो जकोबाबाद के बाद में शुरू होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। यही तभी तो मैंने इनको कहा अब तो सिंध में भी ठुक रहे हो, क्योंकि आपकी बार जो डिरेलमेंट हुआ सिंध में। और इसमें एक आपने एक चीज देखी, जब जाफर एक्सप्रेस चली, इसके कुछ डब्बे तब आईडी उन्होंने एक्सप्लोर किया। ऐसा नहीं कि इंजन से आईडी टकराई, नहीं, इंजन गया, कुछ डब्बे के, कुछ खास डब्बों के, जब मान लीजिए बोगी नंबर C7, C8, C9 जा रही थी, तब आईडी उन्होंने डिटोनेट की। पहले कुछ चीजें इसके बारे में, सबसे पहला चीज जो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसिडेंट आपकी बात सिंध में हुआ है, यहाँ बलोचिस्तान में नहीं हुआ। दूसरी बात, नया ग्रुप है, बलोच रिपब्लिक ग्रुप, नया जो ग्रुप है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। तीसरी बात, ये माना जाता है कि इस ट्रेन में पाकिस्तान की फौज आती जाती है। इस ट्रेन की मूवमेंट्स बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, किस ट्रेन में पाकिस्तान की फौज है बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, और इनको सिविल यूनिफॉर्म में रखा जाता है, स्कैटर करके रखा जाता है। बट बीआरजी का स्टेटमेंट आया था कि हमें सब पता था कि इस वाली ट्रेन में पाकिस्तान के फौजी होंगे, इन कंपार्टमेंट्स में होंगे, हमने अटैक पाकिस्तान की फौज पे किया, सिविलियंस पे नहीं किया।
अब वहां कहने को पाकिस्तान कहता कोई नहीं मरा, पर वहां भी करीब 30-40 लोग तो वहां भी मरे हैं सर। करीब 36 का तो नंबर आ ही गया था कि 36 लोग वहां भी मरे हैं। आप देखिए, प्रिसाइज इंटेल थी, इंफॉर्मेशन थी, जाहिर सी बात है कि स्लीपर सेल्स होंगी जो उनको वहां मदद कर रही थी, यानी कि बलोचों ने इनके आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी व्हाट यू कॉल, है ना, दे हैव काइंड ऑफ गॉट इनटू इट। जो इंफॉर्मेशन आईएसआई छुपाना चाहता, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस बताना नहीं चाहता, बीआरजी नाम का एक नया ग्रुप आता है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन है, वो प्रिसाइज इंटेल है, और वो उन्हीं अटैक कोचेस पे अटैक करते हैं जिसमें पाकिस्तान की फौज सिविल यूनिफॉर्म में। याद कीजिए, आज से सर 6 महीने या 4 महीने पहले एक बस रोकी थी बलूचिस्तान में, 12 लोग उतारे थे इन्होंने, उनको पहाड़ों पे लेके मार दिया था। फिर बाद में पता लगा था वो आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। फिर बलोचों ने कहा था ये लोग नहीं थे, सिविलियंस नहीं थे, आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे जो सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल कपड़ों में घूम रहे थे। आज की हकीकत ये है कि मुनीर की औकात नहीं कि वो अपने सिपाहियों को यूनिफॉर्म में जाफर एक्सप्रेस में बिठाए, नहीं बिठाता, सिविल ड्रेस में बिठाता, लोगों के साथ घुसाता, उन्हें किसी को ये पता ना लगे फौजी है। पर तब भी ये प्रिसाइज इंटेल निकला था और बिल्कुल उन्होंने पिन पॉइंटेड अटैक करके 30-35 लोग निपटा दिए। और उन्होंने अगली बार कहा ये तो हमारा पहला अटैक है, अगली बार अगर हमें पता होगा कि पूरी ट्रेन मान लीजिए भरी पड़ी है तो पूरी ट्रेन को डेटोनेट कर सकते हैं। तो ये हमने बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक किया, नेक्स्ट टाइम वी कैन डेटोनेट द होल ट्रेन। ये उनका बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट आया है। अब बात ये वही है, इसलिए हम बात कर रहे थे, सिंध में भी गए, बलूचिस्तान में भी गए, केपीके में भी गए, 3-3 जगह अब इनका शिकार हो रहा है। और अफगानिस्तान वाले तो कर ही रहे खैर, और बाकी जिसको भी जो करना वो कर ही रहा है। अब इस फील्ड मार्शल के आने के बाद पाकिस्तान की मुझे लगता है हालत पतली से बहुत घटिया हो गई है। और जो पीछे इन्होंने 2 हवाएं भी उड़ाई थी, इन्होंने, आपका होगा, पहली हवा इन्होंने उड़ाई जी, हमें तो वो लॉकहीड मार्टिन का अपग्रेड मिल रहा है 2.51 बिलियन, याद है? वो अब उसकी भी अमेरिका ने डिनाई कर दिया। पिंचर लग गया, पिंचर निकल गया, पिंचर कर दिया किसी ने इनका टायर। अब सलीम भाई को बोला पिंचर लगाने के लिए, अच्छा वो जुबैर भी लगाता ना, जुबैर पिंचर लगा, वो जुबैर है ना सर पिंचर वाला, उसको मैंने बुला लिया, पिंचर लगा, जुबैर में यहाँ पंचर लगाते हैं ना। तो भाई अब ये जो देखिए उन्होंने ये हवा उड़ाई जी, हमें मिल गया लॉकहीड मार्टिन D3 अपग्रेड मिल गया। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने कहा यार ये अमेरिकन बड़े बदमाश है। फिर उन्होंने कंफर्म किया, नहीं भाई साहब कोई अपग्रेड नहीं मिला, हम कोई नया मिसाइल, कोई नया आर्मामेंट नहीं दे रहे, कोई 2.5 बिलियन डॉलर का ऑर्डर अप्रूव नहीं हुआ। एक तो इनकी यहाँ बेचारों की सुरसरी निकल गई। अरे अगर अप्रूव हो भी जाता तो 2.5 बिलियन डॉलर है किसके पास? नहीं, वो तो सऊदियों से दे देते ना आज के लिए लेके कि भाई हमारा आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमें F-16। तो हमने एक सवाल पूछा, हमने कहा भाई एक बात बताओ अमेरिका, किस जिहादी संगठन के पास जहाज है और किस जिहादी संगठन के पास वो जहाज है तुम्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल चाहिए 200-150 किलोमीटर दूर से जो से ठोके? ये तो तुम भारत के अगेंस्ट दे रहे हो। तो मुझे लगता भारत का प्रेशर पड़ा, या जो भी भारत में बड़ा आक्रोश हुआ, भारत की मीडिया ने इसको बड़ा अग्रेसिवली परसू किया, इन्होंने वो माल छोड़ दिया। एक तो इनकी वहां चपत लग गई, एक और अभी इनका झटका लगा था मेरे दिमाग से, बस इन माय माइंड राइट नाउ स्किप्ड। एक तो ये 2.51 बिलियन डॉलर वाला था, और दूसरा क्या है, दूसरा भी इनको एक मिलिट्री डील पे ही झटका लगा है। क्या लगा दिमाग से मेरे निकल रहा है, एक और चीज इसमें से स्किप में माइंड। एक तो ये 2.51 वाला था जहां इनको झटका लगा, दूसरा भी इनको एक झटका लगा है इसी में। ये एक फेक न्यूज उन्होंने उड़ाई थी, एक और, ये तो 2.5 मिलियन वाली, दूसरी एक और फेक न्यूज, वो भी काउंटर हो गई। वो भी उन्होंने कहा जी हाँ, ये दूसरी थी कि रशिया हमें इंजन दे रहा है जी F-17 का। रशिया ने रशिया में याद निकाला था साहब, इंजन तो रशिया ने बोला भैया घंटा इंजन दे रहे हैं सालों को, बोले हम इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी चीज है एक्शन रशिया कभी नहीं करेगा। तो वो वाला भी निकल गया कि F-17 का इंजन रशिया से आ रहा है, अमेरिका से मिसाइलें आ रही। अब सोचो ये मक्कार इतना बड़ा हरामखोर है, ये इतने बड़े झूठ बोलता आवाम को, और फिर वहां से अमेरिकन को, एम्बेसी को या अमेरिकन शासन को यहाँ से रशिया को क्लैरिफाई करना पड़ता है ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई। भला ऐसी कोई बात थी नहीं, फिर भी मिल गया फील्ड मार्शल को मिल गया। अबे तुम्हारा फील्ड मार्शल जूते साफ करने के काम आता है, उसको ये क्या डील मिल रही है? तो अब इतने, अब देखिए मिलिट्रीली ग्राउंड में आप सिचुएशन देख ही रहे हो कितनी मार कटाई हो रही, और डील्स के परिप्रेक्ष्य में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में कितनी बदसना हो रही है, कितनी उनकी वाट लग रही है, तब भी ये जहादी सुधरने को तैयार नहीं है, तब भी ये जहादी बदलने को तैयार नहीं, तब भी ये झूठ पे झूठ बोलते हैं।
मतलब किसी देश की इतनी फजीयत होती है। पिछले 10-15 दिन में तुम्हारे करीब करीब 150-200 लोग मारे गए। तुम्हारा करीब करीब ये इतने जो तुमने डील बोली वो उस पे वाट लग गई। अफगानियों ने तुम्हें आके ठोक दिया। अब मतलब दुनिया भर की तुम्हारी वाट लग गई और तुम कह रहे हो आज कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, मिनरल कर देंगे, वो कर देंगे, फील्ड मार्शल ये कर देंगे, घंटा करेगा तुम्हारा फील्ड मार्शल। और उसी के दौरान फिर राजनाथ सिंह जी की, द्विवेदी साहब की और एयर चीफ साहब की धमकी। क्या बोला उन्होंने? राजनाथ सिंह जी ने बोला अगली बार आएंगे तो सालों पूरा तोड़ देंगे पाकिस्तान। द्विवेदी साहब ने बोला कि फर्स्ट टाइम तो हमारी रेस्ट्रिक्शन थी कि मिलिट्री और मिलिट्री टारगेट्स, सॉरी टेरर टारगेट्स पे फोकस रहना है, मिलिट्री टारगेट्स और सिविलियन टारगेट्स को नहीं रखना। अब की बार 2.0 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एयर चीफ साहब ने क्या बोला? बोला भाई अब की बार तो हमारे पास पूरी व्यवस्था तुम्हें डिसमेंटल करने की। 3-3 धमकियां इनको मिली करीब 24 घंटे में। और उसके बाद वो ख्वाजा आसिफ क्या कहता है? हम तुम्हें तुम्हारे जहाजों के मलबे में डुबा देंगे। बोला हमारे पास हमारे पास इतने जहाज हैं। भाई अगर जहाजों के मलबे उसको उसी ने तो कहा था कि अच्छा ये बताइए आपके पास प्रूफ क्या है? तो उसने कहा सोशल मीडिया ही तो प्रूफ है। सोशल मीडिया का प्रूफ बताया था। सोशल मीडिया किसका? वो भी पाकिस्तान वाला। वो पाकिस्तान पाकिस्तान के का सोशल मीडिया से तो आप कुछ भी लिखवा लो। पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो आज भी कह रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान को हरा दिया, हमने अफ़गानिस्तान को हरा दिया, हमने उनके 200 लोग मार दिए, हमने पता नहीं क्या-क्या कर दिया। और अफ़गानिस्तान ने कहा कि भाई हमने इनकी इतनी चौकियाँ हैं, कब्ज़े कर लिए हैं और इतने लोग पकड़ लिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो है वो अफ़गानिस्तान से कहा है कि ज़रा मीटिंग कर लो भाई ये 13 लोगों के बारे में। अच्छा फिर सुनिए, इधर ये क्या हमारे जो ये फॉरेन मिनिस्टर साहब आज तो पता है आज तो महिलाओं को भी अलाउ कर दिया। अपना हाँ वो वो भाई मुत्ताकी साहब ने अपना आगरा का दौरा कैंसल कर दिया, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साहब महिलाओं को भी बुलाया गया और महिलाओं के सामने उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है जी कि हमने तो जो करना है वो कर दिया और हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं। इनकी तरह छोटे दिमाग और छोटे दिल वाले नहीं हैं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं। और साथ में पता चला कि वो सारे जो उनके वो टैंक-शैंक जो छोड़ गए थे अमेरिकन, वो सब आ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। बहुत बढ़िया, अब वो जो बहुत है बढ़िया। वो बड़ा खेल करने वाले हैं देखिए आप देखते जाइएगा। और सर ये जो अमेरिकन, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो अमेरिकन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला छोड़ गए वो चीनियों ने दुरुस्त कर दिया। जो $75 बिलियन $75 बिलियन। बिलियन डॉलर्स का असला जो चीनियों ने दुरुस्त कर दिया। चीनियों ने जो उसकी रिपेयर सर्विस वर्विस वो करा दी। अब तो आजकल तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाने लगे अफगानी। किसने सिखाया? चीनियों ने तो सिखाया है। तो अब ये पाकिस्तान की तो तबीयत से ठुकाई करने वाले हैं। और अब पाकिस्तान को जरा इनकी औकात बताने वाली जो अमेरिका का असला है, अब पाकिस्तान को पता लगेगा कि वो अमेरिका का असले का मुंह जब पाकिस्तान की तरफ होगा तब मजा कैसे आएगा। बड़े बड़े ऐश कर लिए उन्होंने। देखो पाकिस्तान तो हर एक को बेचता है सर, टाइम मिलने पे सही कीमत पे हर एक को बेचता है। ये हुँ। अफगानिस्तान के पूरी दुनिया जानती, पूरी उम्मत जानती है, ये साले सबसे बड़े मक्कार है। कीमत सही मिलेगी किसी को भी बेच देंगे, किसी को भी उठा के सौदा कर देंगे। अब उन्हें भी पता है पाकिस्तानी चलते कैसे। तो वो भी अपने हिसाब किताब सब लेके चल रहे हैं ना पाकिस्तानियों से। बाकी डोनाल्ड ट्रंप को अगर ख्वाब गफलत में रहना है, डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफी में रहना है, एक वो तो रह आपने सकता उसको पीस प्राइज़ नहीं लेने दी यार, ये गलत किया आपने। है। ये पीस पीस वाला प्राइस तो दे रहे हैं सर, पीस वाला, PIEC। हमने कब बोला? पीस वो भी होता है, वो तो बस स्पेलिंग का फर्क है। वो PAC वाला कह रहा था, PIEC वाला कह रहे थे, वो ले ले भाई। उसमें कंटेंडर कोई नहीं था, मतलब उसमें ये हाफिज वाफिज के साथ कंटेंडर था, वो जीत जाता वहां पे। बेचारा वो तो बौखलाया हुआ था, उसने तो कहा भाई ये पीस प्राइज लेना है, ये लेना है, वो लेना है। और हमास वालों ने भी घंटी बजा दी, मतलब भाई हम तो साइन ही नहीं कर रहे। तो आप देखिए ना दुनिया में क्या हो हमास रहा वाले है। जा ही नहीं रहे हैं, वो तो शर्म अल शेख में उनकी मीटिंग हो रही है। मोदी जी को भी बुलाया गया साहब कि इसमें आइए आप, तो मोदी जी ने स्टेट मिनिस्टर को भेज दिया। सर हम काहे को जाए वहां पे? एक बार बताइए। कीर्तिवर्धन सिंह स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल सर अफेयर्स। सर वहां पे हमास ने साइन करने से मना कर दिया। अगर हमास ने मना कर दिया तो पीस समिट का है का कौन सा अकॉर्ड? वो कोई डोनाल्ड ट्रंप के चीयर लीडर गैंग थोड़ी ना वहां पे। मतलब किस बात का समिट? कोई होस्टेज नहीं आया। आप देखिए कोई होस्टेज आया बाहर? जब ना हमने प्रेडिक्ट किया भाई ये नहीं चलेगा, इनके पास होस्टेज नहीं है, ये लास्ट मिनट पे तुम्हारे को टॉर्पीडो कर देंगे, तुम्हारी वाट लगाएंगे, बिल्कुल हमास ने करा। कौन सा देखिए हमास ने कितनी बदमाशी की। हमास ने सबसे पहले इनको बेवकूफ बनाया,
पूरे उम्मत के लोगों ने मिलकर इनका मामू बनाया, बोला सब हो गया, सब हो गया। तभी बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा था उस दिन, इट मींस नथिंग, यू आर गोइंग इन सर्कल्स। ये ट्रम्प बौखलाया उसमें, यू आर एफ डिस, एफ वर्ड करके, और नेगेटिव, ये है वो है। कल मैं ट्रम्प को सुन रहा था सर रात को कल ट्रम्प कह रहा है, भाई एवरीबडी इज डांसिंग, कायरो में, सऊदी में, इजराइल में, अरब्स, क्रिश्चियंस, एवरीबडी इज डांसिंग, एवरीबडी। और मैं और क्या हो रहा है कि होस्टेजेस विल बी फ्री, अभी थोड़ी देर में होस्टेजेस विल बी फ्री, और कल होस्टेजेस घर आ जाएंगे। और अभी द बॉडीज आर बीइंग डग आउट, जिनको बरी किया था दे आर बीइंग डग आउट, और 72 घंटों में वो हमास हैंड ओवर करेगा। फिर मैं इजराइल जाऊंगा, वहां मैं पार्लियामेंट को एड्रेस करूंगा, और उसके बाद फिर मैं इजिप्ट जाऊंगा, वेयर विल हैव दिस पीस समिट। उसके डे शायद आधा एक घंटे बाद रात के 11 बजे तक हमास ने तो साइन करने से मना कर दिया। अब बताइए, जब से ट्रंप ने वो अपने वार्निंग्स और डेडलाइंस दी, क्या मिला? कहानी ये है संजय सर, इन्होंने ट्रंप का फुद्दू बनाया, ट्रंप को बेवकूफ बनाया, और मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक बेवकूफ को बेवकूफ बनाया? नहीं, उसको अब कुछ और बनाया, मैं कहना नहीं चाहता इस पे, आप समझिए, मतलब बेवकूफ तो होता ही, कुछ सी से जो वर्ड शुरू होता वो बना गए उसका, वो बना गए उसको, मतलब ऐसा बनाया। देखिए लास्ट फ्राइडे की बात है, जब आईडीएफ इतना दूर था गाजा की टनलों से। गाजा वाले क्या बचा रहे सर? गाजा से कुछ टनल जाती इजिप्ट, ये उनको बचा रहे। होस्टेज उन टनलों में है, इनके बड़े लीडर उन टनलों में। इन्होंने पैंतरा चला, हम सरेंडर करने, हम होस्टेज देने को तैयार है। ट्रंप रात के 2:30 बजे ट्रूथ सोशल पे आता, बॉम्बिंग रोको, होस्टेज आ रहे, होस्टेज आ रहे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, भाई इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये सब अलतकिया है, इसमें मत फंस, नहीं नहीं तुम रोको ये सब वो सब। फिर डेट पे डेट, फिर शर्म में मीटिंग, फिर ये मीटिंग, फिर वो मीटिंग। आज की डेट में परिस्थिति ये है, कल इन्होंने जब आईडीएफ को रोक दिया 2 दिन पहले, उन रुइंस में लोग फिर आ गए, तो आज उन खंडरों में लोग बसे हैं। तो अब गेम पलट गया, जो होस्टेजेस हैं मोस्ट प्रोबेबली वो इजिप्ट निकल गए हैं, जो टनल्स अंडर थी, और जो इनके बड़े लीडर हैं, मैंने सुनने में आया कि वो अल्जीरिया पहुंच गए, क्योंकि ये जाएंगे इजिप्ट, ये मोरक्को मोरतानिया नहीं जाएंगे, वो अमेरिका का फिर भी होल्ड है। अल्जीरिया में अमेरिका का कोई होल्ड नहीं, और वहां बहुत जिहादी संगठन है, तो ये जाएंगे अल्जीरिया। ये अल्जीरिया में इनके लीडर बैठे होंगे, होस्टेजेस आपके इजिप्ट में हैं, और गाजा की रूइंस में लोग आ गए। और कल ये भी मेरे सुनने में आया, ट्रंप ने और इसके जमाई कश्नर ने बहुत दबाव डाला बेंजामिन नेतन्याहू पे। 40 या 60 ऐसे हार्डकोर जिहादी, जो नंबर 1 हार्डकोर जिहादी है, उनको एज अ गुडविल जेस्चर इन्होंने छुड़वा दिया कि भाई छोड़ दो इनको। और उन्होंने घंटा नहीं दिया इनको, एक होस्टेज नहीं दी, एक लाश नहीं दी अब तक। ये है ट्रंप का नेगोशिएशन, ये है उसका पीस समिट। अब मोदी जी को कह रहे थे, अरे मोदी जी गायब हो जाते, भेज दिया मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, आप जाके देख लो भाई वहां क्या हो रहा है। भाई जब डील ही साइन नहीं हुई तो वहां जाने का मतलब क्या था? आज देखिए कतर के 3 डिप्लोमेट मर गए, और 2 तो क्रिटिकली इंजर्ड है, शरवल शेख जाने से। कतर के बताइए, एक्सीडेंट हो गया उनका? नहीं सर, एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट सर हुआ बता। नहीं, एक्सीडेंट तो कागजों में हुआ, हाँ। कागजों में तो एक्सीडेंट, पर जब डिप्लोमेटिक कॉन्वॉय चलती है, या वो तो बिल्कुल रोड खाली, किसके साथ एक्सीडेंट हुआ? ब्रेक फेल हो गई, टकरा गए, भिड़ गए, क्या हो गया वो तो बता ही नहीं रहा कोई। और मुझे लगता है ये कतर को सीधा मैसेज था, क्योंकि इजराइल ने एक कसम ली थी, कतर पे हमला नहीं करेंगे, कतरियों को मारेंगे नहीं कतर में। पर क्या कतरियों को अगर कतर के बाहर मारेंगे, वो अटैक ऑन अमेरिका नहीं है ना सर, टेक्निकली समझिए। मेरे को कतरी को मारना है, मैं अगर कतर में मारूंगा तो वो ट्रंप को मिर्ची लगेगी, घोड़ा उठ जाएगा, भाई कैसे मार दिया। अगर उसी कतरी को मैं अब इजिप्ट में मारता हूं, तो वो कोई अटैक ऑन अमेरिका थोड़ी ना है। ये कतर को एक मैसेज दी गई, जो तुम ये हरामखोरी का खेल खेल रहे थे, जो तुम ये फुद्दू बना रहे थे, ये तुम्हें सीधा सीधा, मेरे हिसाब से इस पे जो शांति है और सन्नाटा है, इट्स अ वेरी सटल मैसेज टू देम। क्योंकि ये किसने क्यों हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, क्या, नोबडी नोज, कार वेंट टटल, बस दैट इज व्हाट दे से, और ये भाई ये मर गए। तो अगर ऐसे लोग मारे जा रहेंगे डिप्लोमेटिक समिटों में, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स में, फिर तो काम हो गया। और कतर को ही टारगेट किया गया, कतर को जरा मैसेज दिया गया, भाई तुम ये काम छोड़ दो। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ये मानना था, कश्नर के जाने का मतलब वहां पे है, इट विल बी एडवांटेज टू अरब्स। ये मैंने आई स्ट्रेच माय नेक आउट एंड सेड इट विल बी एडवांटेज, वही हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि अरब्स का गो टू मैन कश्नर है। एफिनिटी पार्टनर्स में $2 बिलियन अरबों ने डाला है, और ये चाइनीज लॉबीज हो या अरब लॉबीज हो, इनका गो टू मैन तो कश्नर है। नहीं तो जेराल्ड कश्नर का इस नेगोशिएशन में क्या काम? व्हाट इज हिज लोकाई, क्या किस मतलब वो सुपर जमाई है क्या? व्हाट इज हिज लोकाई टू इन दिस नेगोशिएशन? वो है कौन? लॉजिकली इज नोबडी। वो अगर इस जमाई में बैठा तो अरबों का काम होना था। हमास ने अपना काम कर लिया, अमेरिकनों को बेवकूफ बना दिया। पर अनफॉर्चुनेटली आईडीएफ की कैजुअलिटीज बढ़ेंगी अगर वो फिर जाएंगे अंदर।
तो उन्होंने क्या करना जाके, जब वो आएंगे उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बूबी ट्रैप सेट करने हर जगह, उन्होंने माइंस वाइंस हर जगह लगानी है, हथियार हथियार आ गया होगा, वो आके निकल लेंगे, आइडिया विल हैव मोर कैजुअलिटीज। इसराइल की वाट लगा दी इस आदमी ने, जो काम अब तक हो गया होता वो काम अब ना, होस्टेज भी नहीं मिलेगा। देखिए पहले हमास ने बोला हमें डेड बॉडीज ढूंढने में 3 महीने लगेगा, फिर बोलता कि अब हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर बोला हम डिसआर्मेंट नहीं करेंगे, पहले बोला रॉकेट और आरपीजी देंगे, फिर AK-47 और पिस्टल नहीं देंगे, फिर बोल दिया कि कुछ भी नहीं देंगे। पहले पीस बोर्ड की बात हो रही, फिर उन्हें नहीं, पैलेस्टीन के लोग चलाएंगे, वही चलाएंगे इसको। अगर आप देखें हमास हैज बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द गोल पोस्ट, और ये बेवकूफ सोच रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, अगर कोई आपने हमास का चार्टर नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपना चार्टर तो आज तक गिव अप किया नहीं। तो जब बिल्कुल चार्टर जिसने अपना गिव अप नहीं किया, उसकी बात अगर आपसे उसके हिसाब से चलोगे तो आपसे बड़ा अहमक कौन है? गधे हो आप। सर बिल्कुल, उसमें तो लिखा है ना, जब तक एक भी यहूद जिंदा तब तक दिन कयामत है, आखिरत नहीं आएगा। नहीं और वो आएगा। लाने हर यहूद को और मारना उन्होंने जरूर। उनके चार्टर में ये नहीं लिखा है कि साहब क्या है, इसराइल में तो ठीक है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री, साथ में ये भी लिखा है कि पूरी दुनिया में से एक एक यहूद को मारना है उन्हें। करेक्ट, एक भी यहूद जिंदा रहेगा तो कयामत नहीं आएगी, ये तो उनके चार्टर में लिखा है बिल्कुल। तो ये पता नहीं कौन सी पीस की बातें कर रहे हैं, कौन सी पीस की बातें कर रहे हैं, और कौन से शगुफे ट्रम्प छोड़ रहा है, और किन से इसने नेगोशिएशन कर लिया, क्या कर लिया। मुझे लगता है मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज के, मतलब वहां तो मतलब वो, और मुझे समझ नहीं आ रहा सर, जब जब कुछ हुआ नहीं तो फतेह अल सीसी किस बात की पीस डील बुला रहा है, किस बात की पीस मीट बुला रहा है, वहां क्या करना है, मतलब क्या टिक्का पोटी पार्टी हो रही है क्या भाई, जो ऑब्जेक्टिव तो कल बड़ा अच्छा एक सजेशन हमारे वो भाऊ तोरसेकर जी ने दिया था जी जयपुर डायलॉग्स पे टॉक पे, और उन्होंने कहा था कि भाई भारत को एक गेबल्स प्राइज जो है वो इंस्टीट्यूट कर देनी चाहिए और उसको ट्रम्प को दे देना चाहिए। गोबल्स प्राइस, गोबल्स लिव्स अगेन। हाँ प्लीज। ये जोसेफ गोबल्स की बात कर रहे हैं, हिटलर का हाँ प्रोपेगेंडा बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल वही नाज़ी प्रोपेगेंडिस्ट हाँ बोला वो है। जो कहता था ना कि इफ यू टेल अ लाई 100 टाइम्स देन दैट लाई बिकम्स द ट्रूथ। बिल्कुल। अब सर आप देखिए संजय सर, इतना स्नब कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ आज तक? अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक बार इतनी औकात होती थी एक जमाने में, अगर वो छींक दे मिडिल ईस्ट कांपता था, मिडिल ईस्ट में सरकारें बदलती थी। अब तो इन्होंने मिलकर पप्पू बना दिया। मैं कह रहा हूँ आपको, ये अल्थयानी की नौकरी करता है, ये MBS की नौकरी करता है, ये आदमी MBS की नौकरी करता है, शेख अल्थयानी की नौकरी करता है। सर वो $400 मिलियन का जहाज दे रखा है इसको, तो वो कहीं ना कहीं तो बोलेगा ना, अगर तुम्हें सऊदी से $1 ट्रिलियन चाहिए जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा, कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। क्या हुआ, देखिए सारे लोग एक साथ आ गए, दे गेव हमास अ लीज ऑफ लाइफ, इन सबको गच्चा दे दिया, इन सबको बेवकूफ बना दिया। और इस मीटिंग में बाय द वे पाकिस्तान इनवाइटेड है, इस सो कॉल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान इनवाइटेड है। आपने एक बात देखी संजय सर, जब से पाकिस्तान में तो दोनों जाएंगे उनका क्या है, वो तो फ्री का खाना फ्री की दारू दोनों पहुंच जाएंगे मामा भांजी। तुरंत पहुंच जाएंगे वहां पे। हो सकता है एक और ब्रीफ केस ले जाए, ये लोग और हाँ, मिनरल ले आए। ट्रम्प साहब एक और नमूना, ये वाला अच्छा है, हाँ बोला ऐसे माल भेजेंगे तुम्हें। बिल्कुल सर देखिए, दो नमूने पाकिस्तानी हम लोग हैं खुद, एक नमूना शहबाज है, एक नमूना आसिम मुनीर है, साथ में ये साहब ये देखिए रेयर अर्थ के भी नमूने हैं हमारे पास। रेयर अर्थ के में बताइए कौन सा नमूना आपको पसंद है। ट्रम्प कहेगा यार क्या कह रहे वो हो, कह कहा गया क्या। तुम दोनों को छोड़ के बाकी नमूने छोड़ दो, दे दो मुझको। तो आजकल तो लोग ये भी कहते हैं ना, मुनीर बॉस लगता है, शहबाज असिस्टेंट लगता है। मैं कहा ये बात ठीक है, वैसे ऐसे ही लगना चाहिए। तो हम्म, कहानी क्या है सर, आप देखिए क्या अमेरिकनों का पप्पू काटा सर, जब से हमास ने अनाउंस किया लगभग 24 घंटे हो गए, किसी का एक स्टेटमेंट आया अमेरिका से, एक लाइन आई अमेरिका ने इस बारे पे क्या बोला। ये ट्रम्प तो 2:30 रात के ट्रूथ सोशल पे जा जाके बोलता है, ओ स्टॉप, अभी बॉम्ब भी रोको, अभी होस्टेजेस आएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू स्टॉप राइट नाउ। अब देखो साम सूंघ गया इसको। मतलब जितना अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट की एक गरिमा होती थी, मतलब एक वर्चस्व होता था, उसको इसने बिल्कुल मिट्टी के भाव बेच दिया। वो बिल्कुल तार तार हो गया, कट सी दिस मैन, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और अगर अभी तो वेनेजुएला पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। वहां भी तो उनकी तैयारी है। और जिस आदमी को, एक बात बताइए, पाकिस्तान का शाहबाज और मुनीर चन्ने चबाल है, कुछ सोचो उस आदमी का लेवल क्या होगा। बोले ये तो बिल्कुल दोनों सड़क छापे, इन्होंने चन्ने चबा लिए इसको। मतलब सोचो वो क्या क्या करेगा ये। मतलब तू किससे बेवकूफ बनाए यार, ये 2 टके के फुटपाथ छापों से, ये फुटपाथ पे रेडी लगाने वाले लोग हैं, इन्होंने तुझे बेवकूफ बना दिया। इन्होंने वो तुझे संदूक में कुछ रेयर अर्थ वेयर अर्थ दिखा दिए।
अगर इफ दिस लेवल ऑफ पीपल कैन बिफूल यू, फिर तो मतलब यू आर अ स्टिंग डक। और इसके मिनिस्टर नहीं है सर, इसके सारे मिनियंस हैं इसके आसपास। दे डोंट डेयर टू ओपन देयर माउथ, उनका मुंह नहीं खुलता इसके सामने, ये जो कुछ करता करे। और आज मैं बताता हूँ ट्रम्प साहब, क्यों डील हो गई, जिस डील के लिए पीस नोबेल प्राइज मांग रहे थे तो हमास ने मना कर दिया, उन्होंने तो घंटा नहीं दिया आपको वापस। कितनी आपकी डेडलाइंस वापस गई। कहानी वही थी सर जो मैं आपको उस दिन कह रहा था। हमास के पास मान लीजिए 48 लोग थे, हमास का गेम प्लान था, वो बोलेंगे यार हमारे पास तो जी 20 से 28 मार दिए हमने। बेसिकली वो 10 बचा के रखते हैं, 15 बचा के रखते हैं, उनको किसी और दिन वो बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हैं। तो इजराइल ने बोल दिया अगर तुमने 48 है, अगर तुम्हारे पास 20 है तो बाकी 28 की डेड बॉडी दो, हम डीएनए मैच करेंगे, सो दैट दे डोंट कीप पीपल अलाइव एंड यूज देम ऑन अ फर्दर डेट। ये पैंतरा हमास पे उल्टा पड़ गया, उनके पास या तो लोग है नहीं या उन्होंने उनको जिप निकाल दिया। तो वो क्या बोलेंगे आपको, बोलेंगे भाई हम तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। और उन्होंने कल तो बोल दिया ट्रम्प का जो प्रपोजल है एब्सर्ड है, एट्रोशियस है, यानी कि ट्रम्प को गाली दे दी ना, बोला भाई तेरा प्रपोजल इज एब्सर्ड और एट्रोशियस, तो सीधे सीधे तुझे गाली दे दी। ये तो ट्रम्प को उन्होंने बोल ही दिया। और ये पाकिस्तानी, मतलब आज सब सोच रहे होंगे यार पहली बार अमेरिका में एक ऐसा बकरा बैठा जिसको जहां मर्जी घुमा लो, जहां मतलब मर्जी घुमा लो। मतलब पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का अट गया यार, ये अकड़ गया, अब नहीं मानेगा, अब तो जो मर्जी घुमा लो। मुनीर जैसे लोग अगर इसको घुमा पा रहे, खुद सोचिए, दिस इज द हाइट ऑफ हाइट्स। मुनीर कैन रियली मेक दिस मैन स्विंग। ये तो मतलब डिजास्टर है अमेरिका के लिए, डिजास्टर है अमेरिका। चलिए अब आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको, सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।